religions, all walks of life. Thank you. Thank you. I have to inform members that the Business Advisory Committee, in its meeting held today, it means on the 25th of March 2022, has allotted time for government legislative business as follows. Consideration and passing of the following bills after they are passed by Lok Sabha. The Constitution, Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders Amendment Bill 2020, 2 hours. The Criminal Procedure Identification Bill 2022, 3 hours. The Indian Antarctica Bill 2022, 3 hours. The Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022, 3 hours. Shri Binay Bishwam ji, absent. Shri Mahesh Poddar ji. तो सभापति महोदय, विभिन्न विद्वानों के शास्त्रार्थ के बीच में मैं भी कोशिश करूंगा अपनी बात आपके माध्यम से इस सदन और सदस्यों जो बचे हुए हैं उन सदस्यों के सामने रखने का। महोदय, ये प्रस्तावित प्रस्ताव को पढ़ के मैं तो रोमांचित हूँ। भारतीय मूल के मसौदे में ज्ञान और उत्कृष्टता की विभिन्न धाराओं का उल्लेख है और प्रस्ताव का समर्थन करना केवल देशभक्ति प्रतीत होता है और होना भी चाहिए। संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति भावनात्मक रूप से प्रवृत्त होगा, लेकिन ऐसी भावनात्मक शक्ति का नकारात्मक पहलू भी है, यानी कि कोई भी तर्कसंगत चर्चा या यहाँ तक कि रचनात्मक आलोचना को भी देशद्रोही या गैर भारतीय कहा जा सकता है। इसके भी कुछ उदाहरण हम लोगों ने आज देखे। मेरा एक ही विचार है कि जब यह सम्मानित सदन विचार करने और प्रस्ताव पारित करने वाला हो तो दिल पर दिमाग की जीत होनी चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो मान्यता प्राप्त विद्वानों के विचार पर भी विचार किया जाना चाहिए। तत्पश्चात इन विषयों पर निर्णय लेना चाहिए। महोदय, मुझे लगता है कि ये चर्चा और इन विषयों पर चर्चा अचानक ही नहीं हुई है। कहीं ना कहीं ये एक सोशियो पॉलिटिकल जो चेंज हो रहा है इस देश में, ये उससे भी इस विचारों की सृष्टि हुई है। कोई नए विचार नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा ये नई आकांक्षाएं हैं। ये आकांक्षाएं हैं जो बहुत दिनों तक दबी हुई थी, अब वो उभर रही हैं और मुखर हो रही हैं। महोदय, अभी मैं अपने उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी की बातें कुछ सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि he defended saffronization of education and the promotion of mother tongues while addressing the audience। अभी हाल में उन्होंने कहा था। उन्होंने फिर कहा, महोदय, कि yes, we want to go back. What is wrong with that? We want to go back to our roots, know the greatness of our culture and heritage and understand the great amount of treasure in our Vedas, in our books and our scripture. No, they don't want us to, but they want us to suffer from an inferiority complex. They say you are saffronizing. I add to that, कि what is wrong with the saffron? I don't understand, he said. महोदय, ये बातें एक बड़े दिल के साथ सोची जाए तो जो बात आज राकेश जी ने कही है वो कहीं न कहीं इससे जुड़ी हुई है कि हम पीछे के इतिहास को क्यों भूलना चाहते हैं। इसका उत्तर न तो पहले किसी ने प्रश्न पूछे और न किसी ने उसका जवाब दिया, बल्कि जो प्रश्न पूछने वाले थे उन्हीं दकियानुसी सांप्रदायिक बोल करके उन्हें दरकिनार किया जाता था। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि आज उन्हीं लोगों को जनता ने एक बहुमत दे करके और एक सरकार बना करके और लगातार समर्थन दे करके उनकी आकांक्षाएं, जिसमें युवा वर्ग भी काफ़ी हद तक शामिल हैं, उन लोगों का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है। द वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड people are also supporting this kind of thought because they are practical thoughts, they are not impractical thoughts। और कोई भी संपन्न व्यक्ति, हम जापान का उदाहरण लें महोदय, जापान में उन्होंने वेस्टर्न वैल्यूज़ को, वेस्टर्न कल्चर को डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छी तरह अडॉप्ट किया है। टेक्नोलॉजी में, ऑफिस में, बिजनेस में वो वही जानते हैं, उसके अलावा और कोई धर्म नहीं जानते। लेकिन जब उनकी बात पर्सनल जीवन की, अपने रिचुअल्स की होती है तो वो 100% जापानीज है। आज भी
अगर वहाँ लड़कियाँ स्कर्ट पहनती हैं तो जब भी उनको मौका मिलता है तो वो किमोनो के अलावा और कुछ नहीं पहनती। धार्मिक संस्कारों में उन्हें किमोनो पहनने पे न तो संकोच होता है, न आशकत होता है, बल्कि वो बहुत गर्व के साथ पहनती है। महोदय, भारत का अपना एक विश्व होता था। हम इतिहास के थोड़े पीछे जाएं तो हम अपने आप में एक दुनिया थे, और यदि एक साइंटिफिक फिक्शन की बात करें, यदि ऊपर के अंतरिक्ष से कोई व्यक्ति अगर दिल्ली आ जाए और यहाँ पे कुछ दिन रह करके वापस जाए और उनसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड कैसा है, भारत कैसा है, या दुनिया कैसी है, धरती कैसी है, तो उसने दिल्ली में जो देखा वो उसी का वर्णन करेगा कि वहाँ का दुनिया ऐसा है, धरती ऐसी है, क्योंकि इसके अलावा उसने कुछ देखा नहीं। तो हमने भी जब नहीं देखा था तो, लेकिन अपने आप में हम सब कुछ थे। जब वैश्वीकरण हुआ तो हमने भी सबको देखा और हमें भी सबने देखा। और जब चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया था तो उनका कथन जानकारी का भंडार बना हुआ था। और महोदय, उन्होंने कुछ धार्मिक एंगल से भी चीज़ों को देखा था और रिकॉर्ड किया था, लेकिन एक चीज़ ये तथ्य है कि इस देश के दक्षिणी भाग और उड़ीसा जैसे पुराने संपन्न राज्य के बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ वर्णन नहीं किया था। या तो छूट गया था एक कलिंगा के बारे में कुछ कहना, या उन्होंने देखा नहीं था, या गौर नहीं किया था, रिकॉर्ड नहीं था, जो भी हुआ हो। लेकिन दुर्भाग्य से ये तथ्य है कि उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं किया, लेकिन वो भी संपन्न थे, वो भी विकसित थे। महोदय, इतिहास, संस्कृति, आस्था की समझ रखने वाला व्यक्ति अपनी समझ तक ही सीमित रहता है। हिंदी भाषी क्षेत्र का एक व्यक्ति जिसकी दिव्यता हमारे महाकाव्य की अपनी स्थानीय समझ से बहती है, उसे दक्षिण या पूर्व में यह अजीब लग सकता है कि उसकी मूर्ति उन संस्कृतियों में इतनी पूज्य नहीं हो। ऐसा होता है महोदय। हमने अभी कुछ हमारे मित्र लोगों ने कुछ बातें करी धर्म के बारे में, और उसमें जब पाणिनि के बारे में विनय जी ने भी कही बात, तो एक उदाहरण देता हूँ कि पाणिनि क्राइस्ट से करीब 200 साल पहले या बाद के आसपास में हो, उस समय आया, उन्होंने संस्कृत का व्याकरण दिया। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि ग्रंथों में वेद इस संरचना का पालन नहीं करते हैं और इसका समझना मुश्किल है। लेकिन नारायण ऋषि द्वारा सुनाई गई ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष शक्ति में देखिए, यह वेद का वो हिस्सा है जिसमें 4 हिंदू जातियों का उल्लेख है, और हर हिंदू सोचता है कि ये 4 हिंदू जातियां वैदिक संस्कृति की स्वीकृति है, लेकिन उनके मार्ग में पाणिनि का व्याकरण आता है, क्योंकि जिसमें व्याकरण जो उसमें मिलते हैं जो कि उस समय तक वो इजाद नहीं हुए थे जब वेद लिखे हुए थे। और जहाँ तक इसका सवाल है हमारे मनुस्मृति का, तो महोदय मैं बताना चाहूँगा कि एक डॉक्टर देवाशीष गुप्ता के द्वारा एक किताब है जिसमें मनुस्मृति के बारे में कई आलोचना हुई। उस बारे में मैं पढ़ना चाहूँगा कि मनुस्मृति टेक्स्ट अटैक्ड वेजिटेरियन फूड हैबिट्स with a vigilance and prescribed varieties of meat in Hindu rituals, but to no avail, for vegetarianism by then had already been recognized as a pious way of life. महोदय, संस्कृत में है, उसका अंग्रेजी अनुवाद है, the food of the saints included cereals, milk, सोमरसा, मीट एंड मिनरल सॉल्ट। महोदय, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मनुस्मृति के बारे में आज उसकी स्वीकृति किन लोगों के बीच में है। मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल मुद्दे को छोड़ करके मनुस्मृति की धारणा आम हिंदू या आम समाज का व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है और अपने आप को उससे नहीं जोड़ता है, और न उस समय जोड़ा जाता था, क्योंकि आज उन्होंने जितनी बातें कही है, अगर उन्होंने ये कही है कि जो हमारे संत थे वो मदिरा मांस खाते थे, इसको स्वीकार करने की मानसिकता मेरे ख्याल से आम आदमी, आम हिंदू को तो बिल्कुल नहीं है। तो आज हम यदि मनुस्मृति के नाम पे या मनु के नाम पे हम किसी एक वर्ग को गलत ठहराएं तो ये उचित नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि जो प्रयास कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों को ठीक करने के लिए भी इसमें कुछ आगे बढ़ें, इसमें हम चर्चा करें, इसमें हम शोध करें, और ये शोध आम आदमियों तक, हर बच्चे तक,
हर जवान तक, हर जानकार तक ये शोध पहुँचे, इसके तरफ में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि ये विकृतियाँ जो हमें सिखाई जाती, बताई जाती है, ये विकृतियाँ हमें जब तक इस पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं होगी, जब तक इसमें कोई विस्तृत विचार नहीं होगा, हम इसे दूर नहीं कर सकते। महोदय, कश्मीर फाइल के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक दुखद घटना हुई जिसे एक रिकॉर्ड किया गया। आज यह डिबेट हो रहा है इस बात पे कि क्या इन दुखद घटनाओं को हमें याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस बात पे अफसोस है कि इस बात ये डिबेट का विषय बन रहा है, बल्कि ये होना चाहिए कि हाँ, ये हुआ है, और यदि चर्चा का विषय नहीं हो तो ये चिंता का विषय होना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई देश में और ये आम चर्चा का विषय नहीं हुआ, समाज के सामने पूरी तरह से सामने नहीं आए और उसके निराकरण का भी उपाय नहीं हुआ। महोदय, राकेश सिन्हा जी ने बार बार नालंदा के बारे में बात किया। हमारा गर्व है, तक्षशिला भी हमारा गर्व है, जो कि पाकिस्तान चला गया अलग बात है, लेकिन वो भी हमारा ही है, कोई हम एक ही थे। नालंदा के बारे जब वही बात करते हैं तो बख्तियार खिजली के बारे में बात करते हैं। आज वहाँ पे एक शहर बसा हुआ है बख्तियारपुर के नाम से। महोदय, इस देश को निर्णय करना पड़ेगा कि जो हमारे ऊपर आक्रांता थे, जिन्होंने हमारी सभ्यता का विनाश किया, क्या उन्हें हम महिमा मंडित करेंगे? ये विचार करना पड़ेगा। अब तक यदि नहीं किया है तो समय आ गया है कि इन चीज़ों पे भी चर्चा होनी चाहिए, आम सहमति बननी चाहिए कि कब तक हम इन चीज़ों को करेंगे। क्या हम आक्रांताओं को एक संदेश नहीं देंगे कि जिन लोगों ने हमारे नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया, जलाया, हम उनके नाम पे एक शहर का नाम रख करके और उनको हम महिमा मंडित किए हैं? होगा, इतिहास ने किया, लेकिन हम कब तक उसको आगे ले जाते रहेंगे? यदि मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि ये कीजिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि कोई कहता है कि ऐसा ना करें तो इस पर सोचना चाहिए कि क्या वो इज ही गाइडेड, वो क्या संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति है। इस दृष्टि से आप समझें। अभी हम लोगों ने कहा कि कॉलोनिज्म या इम्पेरियलिज्म ये ब्रिटिश राज तक नहीं था महोदय। अंग्रेजी के ये शब्द हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो मूल भावना है वो ब्रिटिश राज के पहले जो शासन था, जो विदेशी आक्रांता थे उनका शासन था, ये भावना उस समय भी थी। और उस समय यदि इस चीज़ से हम पीड़ित आज हैं तो उस समय भी हम पीड़ित हुए। महोदय, अब मुझे इशारा मिल गया कि ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, तो एक अंत में राकेश जी ने एक सुझाव दिए हैं और कई एक सुझाव दिए हैं, उसमें दो तीन चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा कि इतने कला संस्कृति पे रिसर्च के संस्थान, हर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, इसके बावजूद क्या सचमुच में हमें और भी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की आवश्यकता है? मैं समझता हूं महोदय, निर्णय लेने की आवश्यकता है कि इन विषयों पे हमें रिसर्च करना है, इन विषयों में हमें शोध करना है, इन विषयों को हमें आगे लाना है, ये निर्णय हमें लेना है। अंत में उन्होंने कहा है महोदय, मेक एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट इन द कंट्री फॉर अटेनमेंट ऑफ स्वराज, सेल्फ रूल ऑफ आइडियाज। नाउ आई वांट टू आस्क माय फ्रेंड कि क्या हमें वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है? क्या हमें आज स्वराज की आवश्यकता है? मैं तो समझता हूँ भारत एक ऐसा देश है महोदय जिसमें कि जितनी स्वाधीनता हमें विचारों की है, उतनी ज़्यादा हम समझते हैं कि किसी दूसरे समाज में नहीं है। आज एक दकियानुसी परिवार का बच्चा भी वेस्टर्न कपड़े पहनता है तो उसे मना नहीं किया जा सकता। ये एक छोटे सा उदाहरण है, लेकिन मैं जो ये पता नहीं क्या कहना चाहते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट करना चाहिए वैचारिक आज़ादी के लिए, तो ये मैं आज समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कोई उदाहरण के द्वारा हो सकता है कि अपने जवाब में ये क्लियर करने के रखेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब OTT में महोदय माँ बहन की गाली खुलेआम दी जा रही है और ये लोग हम सब स्वीकार कर रहे हैं, इससे ज़्यादा बड़ा उदाहरण वैचारिक आज़ादी का और क्या हो सकता है? धन्यवाद महोदय। धन्यवाद।